PM मीना, एसोसिएट प्रोफेसर इन हिस्ट्री, राजेश पायलट, गवर्नमेंट PG कॉलेज लालसोट। विद्यार्थियों, आज हम BA पार्ट फर्स्ट प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हमारे जो पूर्व वीडियो था उसमें भी हम वैदिक काल की जो राजनीतिक संगठन, उनकी युद्ध प्रणाली, उनका भौगोलिक ज्ञान, उनका मूल निवास स्थान, इनके बारे में हमने चर्चा की थी आर्यों के बारे में। आज हम आर्यों की जो सामाजिक संगठन या जो व्यवस्था थी उसके बारे में चर्चा करेंगे। संपूर्ण आर्य कई जनों में विभक्त थे। पुनः ये जन गांव में रहते थे। प्रत्येक गांव में अनेक आर्य परिवार का समुदाय था। इस प्रकार समाज की जो न्यूनतम इकाई थी वो परिवार थी। और वैदिक काल में जन धन की सुरक्षा के लिए सामूहिक जीवन अनिवार्य था। इसके अतिरिक्त जीवन यापन करने के लिए सामूहिक जीवन सुविधाजनक था। इस प्रकार आर्य संयुक्त परिवार में रहते थे और परिवार में पिता की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण थी। विवाह वैदिक काल में विवाह को एक उच्च एवं पवित्र संस्कार समझा जाता था और यह वैदिक और सामाजिक विकास के लिए आवश्यक था। याज्ञिक कार्यों में पति और पत्नी दोनों की उपस्थिति वांछनीय थी। लौकिक और पारलौकिक शांति के लिए पुत्र की आवश्यकता समझी जाती थी। तो इस तरह से विवाह एक महत्वपूर्ण संस्कार था। लेकिन हमें कुछ ऐसा उदाहरण भी मिलते हैं ऋग्वेद में जिसमें कई कन्याओं ने आजीवन विवाह नहीं किया और ऐसी कन्याओं को अमाजुक कहते थे। विवाह के यम नियम। विवाह से पूरे दोनों पक्षों के चारित्रिक एवं शारीरिक सामाजिक स्थिति पर विचार कर लिया जाता था। कालांतर में सपिंड, सगोत्र और सपर्व विवाहों पर प्रतिबंध लग गया था। अंतरजातीय विवाह। वैदिक काल का जो वातावरण था वो बड़ा ही स्वच्छ था। विवाह प्राय वयस्क होने पर ही होते थे और इसके लिए पुत्र और पुत्री की स्वीकृति आवश्यक समझी जाती थी। ऐसी अवस्था में अंतरजातीय विवाह होना स्वाभाविक थे। ऋग्वेद में ब्राह्मण विमद और राजकन्या कामुद का विवाह का उदाहरण मिलता है। इसी प्रकार महर्षि शयावस्त ने राजा रथवीति की कन्या दामरे के साथ विवाह किया था। ये दोनों विवाह अनुलोम विवाह के उदाहरण है। साथ ही साथ हमें प्रतिलोम विवाह के उदाहरण भी मिलते हैं। महर्षि शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी का विवाह राजा यति के साथ हुआ था। इसी प्रकार महर्षि अंगरीष की पुत्री सरस्वती का राजा अंगस के साथ विवाह हुआ था और ये प्रतिकूल विवाह है। ऋग्वेद काल में साधारणतः एक पतिव्रत की ही प्रथा प्रचलित थी, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि समाज में उच्च और धनिक वर्ग कभी कभी बहुपत्नी भी रखते थे। कुछ विद्वान ये मानते हैं कि वैदिक काल में सती प्रथा प्रचलित थी, लेकिन जो विदेशी लेखक है वो हमारी प्राचीन सभ्यता में कमी निकालना और उनको एक तरह से उनका दुष्प्रचार करना इस प्रकार की नीति रही है। नहीं तो हमें इस प्रकार का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। हाँ, ये एक तरह की एक व्यवस्था थी
कि विधवा अपने पति के साथ केवल कुछ क्षण के लिए लेटती थी, परंतु उसे निम्नलिखित शब्दों के द्वारा उठाया जाता था: नारी उठो और जीवलोक में पुनः लौट आओ। तुम एक मृत पुरुष के पास लेटी हो। इस प्रकार वैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। यही नहीं, वैदिक काल में नियोग प्रथा भी प्रचलित थी, जिसके अनुसार विधवा स्त्री पुत्र प्राप्ति निमित्त अपने देवर के साथ पत्नी के रूप में रह सकती थी। पुनर्विवाह वैदिक काल में यज्ञ, तर्पण इत्यादि के लिए कार्यों के लिए पुत्र होना आवश्यक था। कदाचित इसी परिस्थितियों के कारण स्त्रियां अपने पति के जीवन काल में अन्य पुरुष के साथ संबंध स्थापित करने की अनुमति दी गई है, और इस तरह से जो पुत्र की प्राप्ति वो नियोग प्रथा का प्रचलन उस समय में मौजूद था। प्रदा प्रथा ऋग्वेद के एक अंश गुहा चरंती का अशुद्ध अर्थ निकालकर कुछ विद्वान वैदिक काल में प्रदा प्रथा के अस्तित्व को सिद्ध करने की चेष्टा करते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि स्त्रियों को ऋग्वेद काल में सभावती कहा गया है। यदि स्त्री पर्दे में रहती तो सभावती शब्द का कोई प्रयोग बिल्कुल निरर्थक है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रदा प्रथा की व्यवस्था भी नहीं थी। उस समय बाल विवाह भी नहीं थे, क्योंकि स्वयंवर प्रथा प्रचलित थी। जहाँ तक कन्याओं की स्थिति के बारे में है, तो हमारे जो विदेशी लेखक है वो इस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि कन्याओं की स्थिति अच्छी नहीं थी। एक विद्वान थे वेस्टरमार्क, वो तो यहाँ तक कहते हैं कि वैदिक काल में कन्याओं को जन्म लेने के साथ ही मार दिया जाता था या फेंक दिया जाता था। लेकिन ये उनका जो मत है वो भी सही नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि कोई अवैध संतान हो अविवाहित कन्या के, तो ज़रूर उसको फेंक देने का उल्लेख हम मान सकते हैं। अदरवाइज वैदिक कालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी, अपेक्षाकृत जो हमारे बाद वाले काल रहे हैं। दूसरा, इस समय सामाजिक व्यवस्था में जैसे कि मनोविनोद के कई प्रकार के साधन थे। लोग घुड़सवार, नृत्य, संगीत, रथदौड़, मल्ल युद्ध इस प्रकार में भाग लेते थे। खान पान में साधारणतः लोग अन्नपान सरल भोजन ग्रहण करते थे, जिसमें घी, दूध, दही, फल, तरकारियाँ प्रमुख है। हालांकि कुछ व्यक्ति आर्य मांसाहारी भी थे जो सूरा और सोमरस का सेवन करते थे। वेशभूषा की है तो उसमें प्राय 3 प्रकार के वस्त्र धारण किए जाते थे। एक तो है नीवी, जो नीचे पहना जाता था, वास जो शरीर के ऊपर धारण किया जाता था, और अधिवास जो ऊपर धारण किया जाता था। आर्य लोग पगड़ी भी धारण करते थे, रंग बिरंगे कपड़े पहनते थे, आभूषण प्रेमी थे। इसमें गले में निष्क धारण किया जाता था और कान में कर्ण शोभन आभूषण पहने जाते थे। तो इस तरह से इनकी सामाजिक व्यवस्था थी। अब देखते हैं वर्ण व्यवस्था। कतिपय विद्वानों का यह मत है कि वैदिक ऋग्वेद काल में जन्म के आधार पर संगठित वर्ण व्यवस्था के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें ऋग्वेद का पुरुष सूक्त का कथन, जो ब्राह्मण परम पुरुष के मुख से, राजन उसकी बाहों से, वैश्य उसकी जांघों से और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार ऋग्वेद में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। लेकिन हम देखते हैं कि जो ऋग्वेद का पुरुष सूक्त है वो बहुत बाद का लिखा हुआ है।
तो प्रारंभिक जो व्यवस्था थी वो हम वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था है वो रंग के आधार पर थी, जिसमें एक तो आर्य थे जो श्वेत वर्ण के थे, दूसरे अनार्य जो कृष्ण वर्ण के थे। तो इस तरह से रंग के आधार पर इनकी पहली समाज वर्ण में विभक्त था। बाद में हम देखते हैं कि रंग के बाद में कर्म मूलक हो गया, यानी कर्म के आधार पर समाज 4 वर्गों में विभक्त था। जो अध्ययन अध्यापन याजन करने वाला वर्ग ब्राह्मण वर्ण कहलाया। युद्ध एवं राजकीय कार्यों में संलग्न वर्ण क्षत्रिय वर्ण। शेष जन जो कृषि वाणिज्य अथवा धन जन के हेतु अन्य व्यवसाय में लगे हैं वो वैश्य वर्ग कहलाया। और जो तीनों वर्णों की जो एक तरह से सेवा करने वाला था वो शूद्र वर्ण कहलाया। तो इस तरह से ये सब कर्म के आधार पर थे। कर्म में समानता थी, ऊंच नीच भेदभाव नहीं थे। व्यक्ति अपनी रुचि के अनुरूप कोई भी कर्म कर सकता है और वो उस वर्ण को धारण कर सकता है। जैसा एक व्यक्ति कहता है कि मैं कारू हूँ, यानी मैं मंत्र निर्माता हूँ, मेरे पिता बीसक वैद्य है, मेरी माता उपल प्रशिक्षिणी यानी पत्थर की चक्की से आटा पीसने वाली है, और हम तीनों एक साथ रहते हैं। तो इसका अर्थ यह हुआ गया कि स्वयं ब्राह्मण वर्ण में है, पिताजी वैश्य हैं और माता शूद्र है अपने कर्म के हिसाब से, लेकिन फिर भी वो एक साथ रहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि वो कर्म की ऊंच नीच भेदभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। और तीसरी जो स्टेज आती है वो आती है वर्ण व्यवस्था जन्म मूलक, यानी जन्म के आधार पर अब व्यवस्था का निर्धारण होने लग गया और उसमें व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसका वर्ण निश्चित हो गया। ब्राह्मण के घर जन्म लेने वाला ब्राह्मण, क्षत्रिय के घर जन्म लेने वाला क्षत्रिय। तो इस तरह की हम वर्ण व्यवस्था देखने को मिलती है। जहाँ तक इनकी ये जो व्यवस्थाएं हैं उनमें हम 3 स्टेज देखते हैं वर्ण व्यवस्था की। पहली है आर्य और अनार्य, जिनको हम रंग मूलक के आधार पर विभक्त करते हैं, जिसमें आर्य बाहर से आए थे, अनार्य यहाँ के जो मूल निवासी थे उनको इन्होंने अपने से हे समझा, उन्हें अपवित्र मृदवासी। तो इस तरह से उनकी शारीरिक विविधता के आधार पर इन्होंने 2 वर्ण कर लिए, एक आर्य का और अनार्य का, और वो रंग मूलक हो गया। दूसरा जो हम कर्म मूलक मानते हैं, यानी कर्म के आधार पर वर्ण का निश्चित। ये व्यक्ति में जिसमें जैसी योग्यता है, जैसी रुचि है, वो उसके अनुरूप ही अपना कर्म करेगा और उसके हिसाब से ही उसका वर्ण का निर्धारण होगा। तो ये एक बहुत ही अच्छी व्यवस्था थी कि व्यक्ति अपनी रुचि और योग्यता के अनुरूप अपना वर्ण चुनता था और इसमें ऊंच नीच भेदभाव नहीं था। तो ये एक श्रेष्ठ व्यवस्था थी, लेकिन हम देखते हैं कि धीरे धीरे इसमें पतन हो गया और इसका जो स्वरूप था वो रंग के बाद में कर्म और कर्म से जन्म पा गया। तो जन्म पर आने से क्या हो गया कि अब व्यक्ति के जन्म के साथ ही उसका वर्ण निश्चित हो गया। अब इस व्यवस्था की जो सबसे बड़ी इसमें कमी हमें देखने को मिली वो ये हो गई, एक तो इसमें ऊंच नीच की भावना पैदा हो गई क्योंकि जन्म के साथ ही उसका वर्ण निश्चित हो गया। तो ये व्यवस्था अब इसमें आ गई। दूसरी, अब व्यक्ति की रुचि कुछ भी हो, वो उसका वर्ण जन्म से है। अगर मान लो ब्राह्मण के घर में कोई जन्म ले रहा है और वो भले ही मंद बुद्धि का हो, उसकी रुचि नहीं हो, लेकिन फिर भी वो ब्राह्मणी कहलाएगा वर्ण। जबकि ब्राह्मण वर्ण में कौन है, जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला है, जो अध्ययन अध्यापन का कार्य कर रहा है, वो यज्ञ का आयोजन करवाना, दूसरों को यज्ञों का समापन कराना, दान लेना, दान देना, इस तरह का जो कार्य है वो ब्राह्मण वर्ण में आता है।
तो अब क्या हो गया कि अब योग्यता और रुचि जहाँ समाप्त हो गई और जन्म से शुरू हो गया, तो इस वर्ण व्यवस्था में विकार आने शुरू हो गए, इसमें गिरावट आ गई, ऊंच नीच की भेदभावना हो गई। और इस तरह से ये इसमें बाद में हम देखते हैं कि आने वाले टाइम में ये जाति प्रथा ये सब इसी के परिणाम है। तो इस तरह से वैदिक कालीन सामाजिक व्यवस्था पर हमने आज चर्चा की, और आज का जो हमारा वीडियो है उसको हम यहीं पर समाप्त